वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 5 जुलाई और इस दिन के पूरे आर्टिकल्स को आपको अगर कवर करना है तो आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप पीडीएफ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और ये जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है डेली के, तो आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका डेली अपलोड होता है, संडे को छोड़ के डेली अपलोड होता है, ठीक है। बीच में कभी कोई एक दो दिन मिस हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन, लेकिन वो वाली जो न्यूज होती है ना, हम वो नेक्स्ट डे कवर अप करवा देते हैं, ठीक है। वो मैं मिक्स करके दूसरे नेक्स्ट वाले डे में उन आर्टिकल्स को कवर करवा देती हूँ। और आपको लगता है कि अगर हमें तैयारी करनी है आरओ के लिए, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इन सब एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स इसके ऊपर डाउट पूछते हैं, तो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आप ये डेली करंट अफेयर्स मेरे साथ कवर अप जो कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप जो मेरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, आप उनको भी साथ में देख सकते हैं, वो भी आपको फायदा देंगे। और उसके अलावा मंथली, तो इससे होगा क्या, आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। एससीएस के चैनल पर आपको सारे A to Z करंट अफेयर्स मिलेंगे, आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। आप एक चैनल रखो और सारा कवर, ठीक है। तो आज का आर्टिकल हम शुरू करते हैं। आज के हमारे फर्स्ट आर्टिकल है भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट। सेकेंड आर्टिकल है रानी दुर्गावती। तीसरा है सेंसस जनगणना। चौथा है आर्टेमिस का समझौता। फिर है जल जीवन मिशन और फिर है भूतकण गोस्ट पार्टिकल। सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि हमारे भारत के लिए जो इतने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनकी एक लिस्ट आई है अभी, और वो लिस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने प्रिपेयर की। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, अब ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये लिस्ट प्रिपेयर किसने करी है। तो मिनरल सेक्टर में जितनी भी खदानों से खुदाई होती है, उसके लिए यहाँ पर एक जो है लिस्ट प्रिपेयर की गई है। अगर मैं बात करूं खनिज, मिनरल्स होते क्या है, कभी भी मिनरल्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये जो डेफिनेशन सामने चार लिखी हुई है, उसमें से फर्स्ट वाली आप आराम से अपने किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हो, अगर मेंस में कभी भी GS1 में ऐसा क्वेश्चन आता है। शुरुआत करने के लिए आप ये कह सकते, पर प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं पूछेगा कि मिनरल्स की डेफिनेशन, ऐसा नहीं सवाल आता। तो आप याद रखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे सब्सटेंस होते हैं जो धरती में आपको नेचुरली तरीके से मिलते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ रासायनिक संरचना होती है, भौतिक गुण मौजूद होते हैं, जिनकी विशेषताओं के आधार पर आप उसे धात्विक और अधात्विक, मतलब कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को क्लासिफाई करते हैं। मेटेलिक वो होते हैं जिसमें कुछ मेटल का कंपाउंड होता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। और नॉन मेटेलिक वो होते हैं जिसके अंदर लाइमस्टोन, कोल, माइका, जिप्सम, ये सब होते हैं। अब ये तो होगा एक मिनरल्स, लेकिन एक साथ में एक और क्रिटिकल मिनरल्स भी होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स हर कंट्री अपने निकालती है, इंडिया के पास भी है, जो कि महत्वपूर्ण खनिजों की सूची होती है, जो उसी देश में अपनी विशिष्ट स्थिति और प्राथमिकताओं के आधार पर बांटा जाता है। मतलब कि उसकी अपनी खुद की अलग से पहचान होती है, सिचुएशन होती है, प्रायोरिटीज होती है। यूएसए ने अपने 50 डिक्लेयर किए हुए हैं, जापान ने 31, यूके ने 18, कनाडा ने 31, ऐसे ही इंडिया ने अपने 30 जो है यहाँ पर ये डिक्लेयर किए हुए हैं मिनरल्स को। जिसमें कौन कौन से हमारे आते हैं, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम। ये सब आप रीड कर लो, ये 30 मिनरल्स के नाम, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल बन सकता है कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं, ठीक है, जो इंडिया ने लिस्ट किए हुए हैं, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स क्या होती है। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण खनिज। अब ये जो है यहाँ पर ये कमिटी जो है डिसाइड करती है, कमिटी जो है यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ही आती है। वो यहाँ पे पूरा डिसाइड करती है और उन्हीं के हिसाब से पूरा ये टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई, ये जो होते हैं जितने भी मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स हमें पता है कि इन मिनरल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारे हर एक आइटम्स को बनाने में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इन सब पे जो हमारा पूरा काम होता है, ये हम इसी पे डिपेंडेंट है।
इन्हीं सब मिनरल्स पे हम बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। और जितने भी हमारे पावर जनरेशन होती है, जैसे कि सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, इन सब के ऊपर डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, और इंडिया यहाँ पर बहुत सी जॉब्स को क्रिएट कर पाता है, इनकम बहुत अच्छी जनरेट कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की भी काफी इंपॉर्टेंस है, इसके एनवायरनमेंट के भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन का एमिशन होता है, इनके अंदर जो भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इंडिया ने भी ये बात कही है कि 400 450 गीगावाट जो है हम 2030 तक यहाँ पर अपना लेकर के आएंगे, है ना। पंचामृत प्रॉमिस मोदी जी करके आए थे COP26 में, उसी के लिए। लेकिन आज के समय में पता है क्या हो रहा है कि क्रिटिकल मिनरल से जुड़े हुए कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जैसे कि सबसे बड़ा रशिया यूक्रेन का वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक रिजर्व्स हमारे पास थोड़े कम है, जैसे लिथियम के। अभी हाल फिलहाल में मिले थे लिथियम के, कहाँ कहाँ मिले थे? कर्नाटका में मिले थे, राजस्थान में मिले थे, जम्मू कश्मीर में मिले थे। वैसे तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो लिथियम के रिजर्व्स है वो आज भी उतने ही कम ही है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा है, कम आज भी है वाले। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए पूरा, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है मिनरल्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज के समय में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत स्विच कर रहे हैं। इसी के लिए सिडबी ने जो है, जो बैंक है, उन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करा है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट इवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को देखा जाएगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा एक टॉपिक जो है वो याद रखिएगा। क्रिटिकल मिनरल्स, अभी हाल फिलहाल में जो लिस्ट रिलीज की गई है उससे सवाल। अगला आता है आर्टिकल रानी दुर्गावती। अभी यहाँ पर जैसे कि यात्रा होती है, रथ यात्रा और बहुत सारी और यात्राएं होती है, उसी प्रकार से एक मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, मतलब रानी दुर्गावती के बारे में एक्सप्लेन करते हुए एक गौरव यात्रा को स्टार्ट करा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, जिन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट फाइट किया था, जो कि चंदेला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। चंदेला डायनेस्टी वही है जिन्होंने खजुराहो के मंदिर, केंद्रीय महादेव मंदिर, खजुराहो के मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, पूरे एक लाइन लगा के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बने। तो वो रानी दुर्गावती उसके लिए बहुत फेमस है। रानी दुर्गावती की शादी जो है वो दलपत शाह से हुई थी, जो कि गरहा कटाना किंगडम के राजा थे। और कुछ ही सालों बाद वो जो है विधवा हुई, और फिर यहाँ पर पूरा का पूरा जो बागदौड़ है वो किसके हाथ में आ गई थी? रानी दुर्गावती के पास में। और जब उनकी यहाँ पर मुगलों से लड़ाई हुई थी, तब उनको यहाँ पर तीर लगने की वजह से जो है दिल के पास जो है तीर लगे थे। और लेकिन जब उनकी डेथ हुई है वो उसी हुई है कि जब उन्होंने अपने ही खुद के पास से खंजर निकाला और अपने ही हृदय के पास उसको उतार दिया। ठीक है भाई, और याद रखिएगा कि अकबर जो है, अकबर के हिस्टोरियन अबुल फजल, जिन्होंने अकबर की आईने अकबरी, अकबर की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी है, वहां पर भी उन्होंने ये बोला है कि जो रानी दुर्गावती है वो सौंदर्य, अनुग्रह, मर्दाना साहस और बहादुरी का संयोजन कही जाती है। उनके बलिदान और उनकी संस्कृति के रक्षक के रूप में उनको हमेशा याद किया जाए। तो हमसे पूछा जा सकता है रानी दुर्गावती कौन से जो है, ये सब पूरा पूरा आर्टिकल जो है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। तो इसमें हमसे सीधा सवाल बनेगा रानी दुर्गावती की इम्पोर्टेंस के ऊपर पूछा जाएगा कि उन्होंने और क्या क्या चीजें करी हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में रानी चेन्नम्मा पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी ईपीएफओ में, तो ऐसे दुर्गावती से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उनको सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए याद किया जाता है वो आपने याद रखना है, इनकी लेगेसी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक महल भी है जिसका नाम है मदन महल। ठीक है भाई, महल का नाम याद रखिएगा, मदन महल, जो कि दुर्गावती फोर्ट बना हुआ है उसी के पास। और यहीं पर ही मदन महल रेलवे स्टेशन भी इन्हीं के नाम पे बना हुआ है, जबलपुर मध्य प्रदेश। इन्हीं के नाम पे एक ट्रेन भी इंडिया में चलती है, जबलपुर से जम्मू तावी तक। और वो जो ट्रेन है जम्मू कश्मीर तक चलती है, दुर्गावती एक्सप्रेस के नाम से। दुर्गावती विश्वविद्यालय भी बना हुआ है, जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम रानी दुर्गावती। तो दुर्गावती, रानी चिन्नामा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी रानी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका जो वॉर हुआ था मुगल्स के अगेंस्ट, किसके, कौन से मुगल के अगेंस्ट? अकबर। ठीक है, अकबर के अगेंस्ट हुआ अराउंड 1562 में।
ठीक है, क्योंकि वॉर एक समय नहीं चला था, पूरा लंबा समय चला। तो इस तरीके से आपको पूरा पता होना चाहिए इस बैटल के बारे में। बैटल का कोई नाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रानी है ये कौन से किंग से, कौन से एरिया से बिलोंग करती है, और इनके साथ और कौन कौन थे। इनके साथ और कोई मेन इंपॉर्टेंट पीपल नहीं है। और ये जो बैटल लड़ रही थी, इनके नदी के, इनके आसपास जो है वो दो नदियों का किनारा, एक तो नर्मदा नदी और एक गौर नदी। नर्मदा तो सभी लोग जानते हैं, गौर नदी बहुत से कम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से कि याद रखिएगा, गौर एक नदी का नाम है, बहुत छोटी ट्रिब्यूटरी है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ। वो आपको पता है सेंसस, जनगणना के बारे में। अब ऐसा कहा गया है कि शायद जो 2024 के मतदान होंगे उसके बाद जनगणना की शुरुआत हो सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जनगणना हर 10 साल बाद की जाती है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, तो अगली जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी। लेकिन जो पूरा, एक आपको पता है कि उस समय बहुत ज्यादा कोविड की सिचुएशन चल रही थी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होते होते टाइम लगा, इसलिए सेंसस जो है वो 2024 में बोले गए हैं। और जो सेंसस कंडक्ट कराएंगे उनको भी तो ट्रेनिंग देनी जरूरी है, तो उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होने के लिए 3 महीने तो उसी चीज के लिए चले जाएंगे। ठीक है, 30 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पर पूरा काम किया करवाया जाए। तो अभी सेंसस जो है वो 1949 के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। और सेंसस ऑफ इंडिया 1948 से चलता आ रहा है। पहला सेंसस इंडिपेंडेंस का 1951 में हुआ था, मैं इंडिपेंडेंस की बात करूँ। और उसके बाद से जो है सेंसस हमेशा से चलते आ रहे हैं, 10-10 सालों में। बीच में एक दो बार यहाँ पे ब्रेक भी आया है। 2011 का लास्ट सेंसस हुआ था, जो कि 15वें नंबर का था। फर्स्ट सेंसस आजादी से पहले की भी मैं अगर बात करूं तो वो हुआ था 1872। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंसस जो है 1872 का कंडक्ट हुआ। ठीक है, पहला 1872 में लॉर्ड मेयो थे, उन्होंने पहला सेंसस कंडक्ट कराया। उसके बाद से तो ये सेंसस होने लग गया। सेंसस जो है बहुत पुराने से चलता आ रहा है। ऋग्वेद में भी बताया गया था कि पॉपुलेशन को काउंट करा जा रहा है। और जो कौटिल्य की बुक है ना, अर्थशास्त्र, उसमें भी लिखा है कि हम लोग पॉपुलेशन के डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब उस समय भी जो है ये हुआ करता था। ठीक है, आईने अकबरी जो बुक है अकबर की, उसमें भी लिखा है कि पॉपुलेशन, इंडस्ट्री और वेल्थ के ऊपर डेटा यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो सेंसस का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं कि अभी से शुरू हुआ है। हाँ, तरीके से जो शुरू करवाया है वो 1872 में करवाया गया है। उसके पहले से भी सेंसस कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो सेंसस जो है वो 1830 में पूरे इंडिया में पहली बार कराया गया था। सेकंड सेंसस फिर उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज में कराया गया था। लेकिन सिंक्रोनस तरीके से, मतलब एक पूरा तरीके से हर जगह पे करवाना, पूरे तरीके से सेंसस को अगर कंडक्ट करवाया है तो वो करवाया है 1865 से 72 के बीच में वाइसराय लॉर्ड मेयो। ठीक है भाई, और उसके बाद ये भी कंडक्ट करवाया 1872 में। लेकिन ये तो है ना गैर तुलनात्मक तरीके से था। अगर मैं बात करूं बिल्कुल तुलनात्मक तरीके से पूछता है, मान लो एग्जाम में, देखो कई बार एग्जाम में 1872 देता है, कई बार एग्जाम में 1881 देता है, तो डिपेंड करता है कौन सा पूछा जा रहा है। तो अगर 1881 लिखा होगा तो यहाँ पर याद रखिएगा W.C. प्लॉडन ने, उस समय कमिश्नर थे, उन्होंने ये काम करवाया था। ठीक है, अगला जो सेंसस अब होने वाला है उसमें ये बोला जा रहा है कि अब हम यहाँ पर जेंडर कैटेगरी में जो है अदर की जगह थर्ड जेंडर को ऐड करने वाले। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये वाला। उसके अलावा ऑफलाइन मोड में काम करने का होगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू यहाँ पे पूरी बनाई गई है, उसी के थ्रू पूरा जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। सेंसस का डेटा 2024-25 से पूरा डिजिटली यहाँ पर करवाया जाएगा। 18 लैंग्वेजेस में से जो है, जिसमें हमारी 18 लैंग्वेजेस हैं, 22 में से ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, उसमें से 18 लैंग्वेजेस में करवाया जाएगा। और साथ में इंग्लिश में भी होगा, क्योंकि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंग्लिश तो है नहीं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से जो सेंसस है वो आप लोग याद रखिएगा, ऐसा है। ठीक है भाई, और साथ ही साथ
कास्ट बेस का भी यहाँ पर बोला गया है कि हम लोग सेंसस करवाएंगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनका, और क्योंकि कास्ट और गोत्र को कंफ्यूज कर देते हैं, लोगों को अपनी कास्ट ही नहीं पता होती है सही तरीके से, तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे निकाला जाएगा, कास्ट बेस्ड सेंसस निकाला जाएगा। 2011 में भी हुआ था, लेकिन इसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया है सेंटर ने। अब जो है प्रॉपरली इसको करवाया जाएगा ताकि एक एक डेटा प्रॉपरली रिलीज किया जा सके। तो इस प्रकार से एक पूरा जो यहाँ पर एक तरीके से आप कह लो पहल है, वो काफी अच्छे तरीके से सरकार द्वारा की जाने की यहाँ पर कोशिश है। तो ये आप लोगों को एक पूरा याद रखना है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इससे सवाल बन सकता है सेंसस के ऊपर। और सेंसस 2011 से तो देखो हमेशा ही जो भी वनडे एग्जाम होता है, कोई भी होता है, उसमें बहुत पूछे जाते हैं। हाँ अब कम हो गए हैं, पहले कुछ ज्यादा पूछे जाते थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं ऐसे सवाल। ठीक है, अगला है भाई आर्टेमिस के एकॉर्ड्स। जून 21 में इंडिया 27 नंबर का साइन करने वाला बन गया है। आर्टेमिस रिकॉर्ड जो है ये यूएस का प्लेटफॉर्म है, जिसमें चंद्रमा पर स्थायी रूप से रहने का प्रबंध करने और अंतरिक्ष अन्वेषण के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में शुरू की गई ये परियोजना है। नासा और यूएस की गवर्नमेंट साथ में मिल करके और लोगों के साथ इस आर्टेमिस प्रोग्राम को चला रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, स्पेस को बढ़ावा देने के लिए। छोटा सा आर्टिकल है जिसमें क्या किया जाएगा कि मून तक 2024 में ये मैंड सैटेलाइट मैंड होगा, मतलब कि यहाँ पर ह्यूमंस को भी उतारा जाएगा मून पे, और पहली बार किसी विमेन को उतारा जाएगा, जिसमें साइंटिफिक डिस्कवरी होना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, वो सब चीजें की जाएंगी। तो काफी बड़ा प्रोग्राम और काफी अच्छा है। और ये कौन कर रहा है? नासा का पूरा यहाँ पे पहले है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। इस पे सवाल बन सकता है, आर्टेमिस प्रोग्राम क्या चीज है, क्या है उसके अंदर, ये सवाल सीधा बन सकता है। ठीक है भाई, क्लियर होगी ना बात। अगला हमारा आर्टिकल कहता है भाई कि जल जीवन मिशन है। पता है आप लोगों को जल जीवन मिशन 2024 का? अभी हर घर जल तो चल ही रहा है, 2019 में ही लॉन्च हुआ था जल शक्ति मंत्रालय के तहत, जिसमें ये बोला गया था कि अप्रैल 2024 तक जो है हर एक को यहाँ पर 75% से ज्यादा लोगों के घर में पानी की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, मतलब होगा कि सबके घर में एक नल लगा। तो यही था यहाँ पर 2024 तक इसके एम से। और यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 जो है उसका आने वाला है कुछ ही समय में। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 2024 का इसका लक्ष्य था उससे ये पीछे रह सकता है, अपने निर्धारित लक्ष्य से ये पीछे रह सकता है, क्योंकि इसका एम था कि हर घर में 2024 तक हर घर जल दिया जाएगा। साथ ही साथ स्वच्छ जल की आपूर्ति कराई जाएगी, समय समय पर जल की गुणवत्ता की ध्यान रखा जाएगा, जल का उपयोग, पेयजल के स्रोत में वृद्धि की जाएगी, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। तो जल जीवन मिशन जो है यहाँ पर, उसके लिए पानी की समिति बनाई जाएगी जिसके अंदर 10 से 15 मेंबर रहेंगे, और उन 10 से 15 मेंबर में करीब करीब 50% वुमेन होनी चाहिए, एसएचजी होने चाहिए, आंगनबाड़ी के टीचर्स, वर्कर्स, वो सब होनी चाहिए, जो कि वन टाइम विलेज एक्शन प्लान बनाएंगे और फिर यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम जो ये वाले है ना, ये यूपीएससी पूछे, ये और कोई नहीं पूछेगा। और कोई क्या पूछेंगे, और जो एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछेगा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, या कौन सा मंत्री कर रहा है, या उसमें क्या टारगेट रखा है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये पानी की समिति में कितने मेंबर होंगे, कितनी फीमेल होंगी, ये सब पूछता है यूपीएससी। अब यूपीएससी ऐसा डिटेल में पूछने लगा है जो बुक्स में भी बहुत जगह पे नहीं दिया होता, जो बहुत सारी वेबसाइट्स आपसे मिस करवा देती हैं, वो नहीं देती इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन। तो वो सारे जो सवाल है ना, वो आपसे इसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, समझे बात को। तो यूपीएससी के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हो तो देखिए भाई, ये वाला पानी समिति वाला पॉइंट मैं कहूंगी बहुत ज्यादा जरूरी है, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट है ऐसी चीजें पूछ। तो अब इनका जो पैसा दिया जाता है, फंडिंग पैटर्न, ये भी पूछा जा सकता है। 90% जो है वो सेंटर देती है, 10% जो है स्टेट देगी, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, बाकी सबके लिए 50-50 चलता है, और सारी यूटीज के लिए 100% सेंटर। और अभी तक इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो डेटा इकट्ठा हुआ है, कितने करोड़ जो है, 50% से ज्यादा करोड़ जो घर है, उनमें ये सुविधा जो है वो उपलब्ध करवा दी गई है।
उसके अलावा पुडुचेरी, अंडमान, दमन दीव वगैरह ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर 100% वाटर कनेक्शंस को भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ स्टेट जिनकी 90% से ज्यादा कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। लीस्ट कनेक्टिविटी राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और ऐसे ही ये मिशन जो है वो अर्बन एरियाज के लिए, शहरों के लिए भी शुरुआत किया गया है, ताकि शहरों में भी पूरा फंक्शनल टैप्स करवा दिए जाए, ताकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको भी हम बढ़ावा दे सके। और इसी में पूरा टैप वाटर सबको मिलना चाहिए, नल और सीवर का कनेक्शन, वाटर बॉडीज, वाटर इकोनॉमी सबको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सबको जल जीवन मिशन, ये पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अगला है भाई घोस्ट पार्टी। वैज्ञानिक द्वारा जो हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी है, वहां पर पहली बार भूत कण की एक छवि दिखाई है, घोस्ट पार्टिकल देखा गया। ठीक है, यहाँ पर एक देखा गया है, तो इस तरीके से मतलब कुछ पता नहीं चल रहा तो क्या बोल देंगे भाई वो घोस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक न्यूज में आया है। और इसी में ही यहाँ पर एक न्यूट्रॉन्स जैसे होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका चार्ज पार्टिकल 0 होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन का पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल हो गया, ऐसे ही न्यूट्रॉन्स हैं जिनका कोई मास नहीं होता, चार्ज भी उनका 0 होता है। वो भी जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, फिजिक्स यूनिवर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, उनके सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हिट करना। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत देखने को। तो यही जो पूरी न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको ऑब्जर्व करने के लिए भी भारत में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। और ये इनका सबसे खास बात ये होती है कि ये हमें ये बता सकते हैं कि यूनिवर्स बना किससे, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, ये कहीं पर भी मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस को बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और ये बताएंगे कि भाई ओरिजिन क्या है यूनिवर्स का। और यही सेम चीज जो है हम अपने एमआरआई स्कैन में, एक्सरे मशीन में यूज करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में बहुत अंदर तक वो रेडिएशन जाके प्रॉपर जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का स्कैनिंग है वो कर सके। इसके लिए भारत में एक तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में एक रिसर्च भी ऑर्गेनाइज की जाएगी, मेगा पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि केव के तहत पूरा चलेगा। उसमें केव के अंदर किया जाएगा, पोट्टीपुरम विलेज, थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में, जो कि न्यूट्रॉन्स को स्टडी करेगा। साथ में इसके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई मिलकर के इसको पूरा कंप्लीट करें। ठीक है भाई, आज के हमारे क्वेश्चंस देख लेंगे। UNOOSA ये कह रहा है कि भाई जो स्पेस की रिसर्च वर्क होती है ये पूरा देखती है यूनाइटेड नेशन की ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, बिल्कुल गलत है, ये 6 प्रमुख अंगों में नहीं आता। जो यूएन का ऑफिस फॉर आउटर स्पेस रिसर्च है, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में नहीं है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, वो आता है यूनाइटेड नेशन की संयुक्त सभा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में हेडक्वार्टर्स है, हेग नीदरलैंड्स। उसके अलावा सेक्रेटरीट, उसके अलावा यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 5 हो गई। और लास्ट आती है ट्रस्टीशिप। अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ना, अब ये हट चुकी है, पर फिर भी इसको आपको यूएन की वेबसाइट पे जाओगे तो यही 6 ऑर्गन्स आपको मिलेंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी फंक्शनल में नहीं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी और कोल्ड वॉर के बाद इसको खत्म कर दिया गया, तो अभी ये है नहीं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 का रैंकिंग निकाला गया, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है, जिसमें आयरलैंड ने टॉप करा है। और इंडिया जो है वो अभी 43rd पोजीशन पे आ गया है, जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि किसी भी एरिया में जो कंपटीशन है वो कितना ज्यादा है। ये पूरी रैंकिंग जो है वो कंपटीशन के ऊपर निकाली जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो कंपटीशन इंडेक्स पूछा जा सकता है, इंडिया की रैंक बेसिकली जो है वो, इंडिया की रैंक इसमें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, पहले से हम बेटर हैं, लेकिन अभी जो है 43rd नंबर पे जो है यहाँ पर, वो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर 43rd वाली, ये आप पढ़ सकते हो उधर, गलत लिखी हुई है, आपसे इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, राइट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे दोबारा से क्वेश्चन को, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें यहाँ पर
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव जो है ये गलत स्टेटमेंट क्या दी हुई है इसमें, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं निकालता, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट निकालता है। इंडिया की पोजीशन जो है वो पहले से इंप्रूव हुई है, 40th नंबर पे आए हैं, 43rd पे नहीं आए, 40th नंबर पे आए हैं। और विनिमय दर स्थिरता, क्षतिपूर्ण स्तर, प्रदूषण नियंत्रण में प्रदर्शन बेहतर किया है। इसमें टॉप यहाँ पे किया है डेनमार्क, आयरलैंड सेकंड पे। ठीक है, टॉप करने वाली कौन है, डेनमार्क। इसमें आप इसको रीड करोगे, कौन रिलीज करता है, डेनमार्क ने लिस्ट को टॉप किया है। इंडिया की पोजीशन 40th आई है, हमेशा से कितने आ रही थी, 43rd। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी वो वाली गलत हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत थी, बाकी जो ये वाली इसमें स्टेटमेंट थी फोर्थ वाली वो ठीक है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे आज के पूरे आर्टिकल्स, आप लोगों ने पढ़े। इसमें से जितने हमने आज 6 आर्टिकल्स कवर किए, क्वेश्चन तो देखो आपको ऐसे ही करने, क्वेश्चंस में कोई और ऑप्शन नहीं, क्वेश्चंस तो ऐसे ही करने हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स के नाम है ये आपको पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स सारे के सारे कंप्लीट करिएगा। रानी दुर्गावती के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे वो करिएगा। उसके अलावा सेंसस जो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया था, पूरा का पूरा जितने जितने इंपॉर्टेंट 1872 1881 वो सब चीजें जो बताई थी आपको मैंने, वो सारी की सारी चीजें आपको ऐसी की ऐसी कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके अलावा आर्टेमिस रिकॉर्ड इंडिया उसमें बन गया है, किसने बनाया, नासा, यूएसए, ये सब। जल जीवन मिशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको करना है। जल जीवन मिशन का पूरा जितना भी बताया गया है आपको, जितने जितने इंफॉर्मेशन मैंने दी थी वो सारी करना। और घोष पार्टिकल अभी सिर्फ ये लिख लो, न्यूट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन्स की हमारी जो एक नई यहाँ पर ओपन अप की जा रही है तमिलनाडु में, वो आपको जरूर पता होना चाहिए कि उसका यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब सवाल आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस हमने करे हैं वो तो आपको ऐसे के ऐसे ही याद। तो इस तरीके से आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करो, इधर यहाँ तक लर्न करो सारी चीजों को। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय।